Hello students, welcome back. Today we are going to continue our chapter globalization. Yesterday we had discussed regarding the meaning of globalization as well as its positive and negative impact. Right? Today we are going to discuss what are the causes of globalization. कि globalization के कारण क्या हैं? किस वजह से globalization आया? Right? तो फर्स्ट फैक्टर है विच अफेक्ट्स द ग्लोबलाइजेशन दैट इज हिस्टोरिकल बेस, यानी इसके एक इतिहास है. ग्लोबलाइजेशन कोई ऐसा नहीं है एक दो दिन में, एक दो साल में या 5-7 सालों के अंदर अंदर ग्लोबलाइजेशन डेवलप हो गया. नो, ग्लोबलाइजेशन में एक इसके बैक में हिस्ट्री जाती है. इसको आने में, इस ग्लोबलाइजेशन डेवलपमेंट में बहुत समय लगा. बहुत पहले से जो ट्रेडर्स व्हेन दे स्टार्ट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, वहीं से ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हो गई थी. राइट? तो जैसे वास्को डगामा कितना समय पहले इंडिया में आया था, तो वो क्या थी? दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो ग्लोबलाइजेशन जो है इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल बेसिस एंड इट्स इम्पॉर्टेंट व्यू टू कंटेम्प्रेरी फ्लो अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप. एट प्रेजेंट जो ग्लोबलाइजेशन का स्टेटस है वो कहाँ जाता है? बैक हिस्ट्री में. राइट? सेकेंड इज मॉडर्न टेक्नोलॉजी. दूसरा इसका फैक्टर क्या है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन है? दैट इज मॉडर्न टेक्नोलॉजी. कि आज एक ही जगह पर बैठे बैठे हम बात कर लेते दूसरी जगह पर. एज येस्टरडे वी हैड डिस्कस द एग्जांपल ऑफ जॉर्डन. अब जॉर्डन का जॉन क्या था? यहाँ इंडिया के ऑफिस में बैठकर कहाँ के क्लाइंट से टेकल कर रहा है? दोज हु आर लिविंग इन यूएस. राइट? तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है? टेक्नोलॉजी की वजह से. तो इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन द इन्वेंशन ऑफ टेलीग्राफ, टेलीफोन एंड द माइक्रोचिप इन रिसेंट टाइम. ये जो टेलीग्राफ, टेलीफोन पहले था, आज जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी है? दैट इज माइक्रोचिप. रिसेंट टाइम हैज डेवलप्ड अ कम्युनिकेशन अमंग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. डिफरेंट जो वर्ल्ड की कंट्रीज हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन डेवलप हुआ है. किसकी वजह से डेवलप हुआ है? ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. ड्यू टू दिस टेक्नोलॉजी होल वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज. एक पूरा इतना बड़ा वर्ल्ड एक गांव बन के रह गया, यानी एक ग्लोबल विलेज की तरह हो गया है. जैसे पहले समय में विलेज में कनेक्टिविटी, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना इजी था, ऐसे ही टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के कारण, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण आज वर्ल्ड में हम कहीं पर भी हैं तो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना हमारे लिए बहुत ईजी है. क्लियर? तो ये भी एक फैक्टर है ग्लोबलाइजेशन का. नेक्स्ट वन इज एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, जो MNCs हैं, और इसके अलावा इंडस्ट्रीज हैं. अब जो इंडस्ट्रीज जब डेवलप होंगी तो क्या होगा? आइडियाज़ का फ्लो होगा. वहाँ के लोग आकर यहाँ पर अपनी इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, तो वो अपने साथ साथ वहाँ से टेक्नोलॉजी तो लेकर आए हैं, इसके साथ वो अपने आइडियाज़ को भी लेकर आए हैं, इसके साथ वो अपनी कल्चर को भी यहाँ लेकर आए. Right? So this one is, it is also an important factor responsible for globalization. The ability of ideas, capital, commodities and people move from one place to the another very easily in the whole world. पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी लोग जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, MNCs की वजह से पूरे वर्ल्ड में आइडियाज़ मूव कर रहे हैं, फ्लो में है. एक्सेप्ट दैट हमारी जो कैपिटल है वो मूव कर रही है. कम्युनिटीज़, जो हमारे साधन, जो हमें रिक्वायरमेंट है, जैसे कल हमने एग्जांपल किया था साइकिल एंड बारबी डॉल. राइट? बर्थडे के लिए गिफ्ट खरीदा था, तो वो क्या है? ये चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही हैं. किसकी वजह से? ड्यू टू दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड MNCs. क्लियर? ओके. नेक्स्ट वन इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूशन. जो वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश हुई हैं, जो पूरे वर्ल्ड में, जिसके जो मेंबर्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, डिफरेंट कंट्रीज आर मेंबर ऑफ दैट दोज इंस्टीट्यूशन. तो वो जैसे सपोज फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन, UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वर्ल्ड लेवल की इंस्टीट्यूशन है.
राइट अब उसकी वजह से क्या फायदा होता है? अनदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबलाइजेशन इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूशन. फॉर एग्जाम्पल यूएनओ वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1945. कब एस्टैब्लिश हुआ था यूएनओ? in 1945. We are aware of the fact that event taking place in one part of the world could have an impact on another part of the world. हमें इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशन है, उससे हमें ये पता चलता है कि वर्ल्ड के किसी एक हिस्से में कौन सी घटना घटी है, किसी एक हिस्से में कौन सा इवेंट सामने आया है और उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज पर कैसे है. राइट जैसे सपोज यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ बर्ड ब्लू, सुनामी, एट प्रेजेंट कोरोना वायरस, कोविड-19. राइट अब वो क्या है, इन सब के बारे में हमें कैसे पता चलता है? ड्यू टू दीज इंटरनेशनल जो वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूशंस हैं. नाउ इट इज वर्ल्ड जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इज प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कोविड-19. राइट तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फॉर वन कंट्री, दैट इज फॉर द होल वर्ल्ड. तो इस तरीके से जो वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश हुई हैं उससे भी ग्लोबलाइजेशन डेवलप हुआ. आजकल अब वैक्सीनेशन पर काम चल रहा है. अब वैक्सीनेशन कोई एक कंट्री डेवलप नहीं कर रहा, डिफरेंट कंट्रीज आर गोइंग टू डू इट. राइट हर कंट्री ये चाह रही है कि उसकी कंट्री में सबसे पहले वैक्सीनेशन डेवलप हो जाए. क्लियर. अब वो वैक्सीनेशन कहीं भी डेवलप हो, इधर इन इंडिया, इधर इन अमेरिका और एनीवेयर एल्स, लेकिन जहां भी वैक्सीनेशन डेवलप होगा उसकी इंफॉर्मेशन, उसका इम्पैक्ट क्या होगा पूरे वर्ल्ड पर. यानी एक जगह अगर वैक्सीनेशन डेवलप होती है तो दैट वैक्सीनेशन जो है वो यूज कहाँ होगी? थ्रू आउट द वर्ल्ड. इज इट क्लियर? तो ये क्या है? दैट इज द रीजन, दैट इज द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल और दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ establishment of worldwide institution. Right so these are different factors which are responsible for the globalization, which are the causes of globalization. Clear? कौन कौन से हैं? historical base यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, modern technology आधुनिक प्रौद्योगिकी, expansion of industrialization and multinational corporations, then establishment of worldwide institution. विश्व स्तर पर अलग अलग इंस्टीट्यूशन का एस्टैब्लिश होना. क्लियर? ओके अब हम बात करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन के जो है कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है. येस्टरडे इन द डेफिनेशन वी हैव डिस्कस्ड दैट ग्लोबलाइजेशन हैज इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी है. तो वो क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस. राइट पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, इस पे क्या अफेक्ट हुआ है, राजनीतिक क्या परिणाम आए हैं ग्लोबलाइजेशन के. ग्लोबलाइजेशन रिजल्टेड इन रिडक्शन ऑफ स्टेट कैपेसिटी, यानी स्टेट की, किसी भी राज्य की. अब स्टेट क्या है? स्टेट या राज्य किसको बोलते हैं? जो अपने लोगों के लिए लॉ ऑर्डर बनाते हैं. लॉ एंड ऑर्डर जो बनाने की कैपेसिटी है, लॉ एंड ऑर्डर बनाने की जो पावर है, दैट इज इन द हैंड्स ऑफ स्टेट. राइट अब स्टेट के ग्लोबलाइजेशन आने से स्टेट में कुछ लोगों का ये मानना है कि ग्लोबलाइजेशन आने से स्टेट के हाथ में जो लॉ एंड ऑर्डर बनाने की जो कैपेसिटी थी, जो एबिलिटी थी, वो कम हुई. ऑल ओवर द वर्ल्ड द ओल्ड वेलफेयर स्टेट इज नाउ गिविंग अवे टू अ मोर मिनिमलिस्टिक स्टेट दैट परफॉर्म्स सर्टेन कोर फंक्शंस. वो क्या करती है? ग्लोबलाइजेशन आने से केवल कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रही है स्टेट, इसके अलावा और कहीं पर भी कोई भी डिसीजन स्टेट नहीं ले रही है. राइट वो इंपॉर्टेंट काम कौन से हैं? सच एज द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स सिटीजन. सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर, उस कंट्री के वहाँ के लोगों के लिए कानून कैसे बनाने हैं, उनकी सुरक्षा कैसे करनी है, सिर्फ इतने एरिया में ही सिमट कर रह गई है वो स्टेट. इसके अलावा बाकी जो उसकी कैपेसिटी थी वो क्या हुई है? रिड्यूस हुई है. राइट दूसरा ये कहते हैं, इसमें दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट जो कुछ लोगों का मानना है वो ये है कि द एंट्री एंड इंक्रीज रोल ऑफ एमएनसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड लीड्स टू रिडक्शन इन द कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट टू टेक डिसीजंस ऑन देयर ऑन. कि
उनके अपने आप खुद एमएनसीज के आने से, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, मल्टीनेशनल कंपनीज के आने से क्या दिक्कत आई कि स्टेट की जो कैपेसिटी है डिसीजंस लेने की वो भी कम हुई है। अब वो खुद अपने आप उतना जो है इफेक्टिवली डिसीजन नहीं ले पा रही हैं। ज़्यादातर डिसीजंस किन पर डिपेंड कर रहे हैं? एमएनसीज पर, राइट? जो भी डिसीजन लेती हो किसके अकॉर्डिंग ले रही हैं? एमएनसीज के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो ये क्या है? ये तो हो गए इसके, ये फर्स्ट 2 पॉइंट्स हमारे क्या है? नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ, नेगेटिव पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बट इसके विपरीत कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि केवल हम ये नहीं कह सकते कि नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, इसके कुछ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं। पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज कैसे हैं? जैसे यहाँ बोला गया कि स्टेट की कैपेसिटी रिड्यूस हुई है। यहाँ ये लोग कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस द स्टेट कैपेसिटी, कि केवल हम ये नहीं कहते कि स्टेट कैपेसिटी हर जगह उसकी रिड्यूस हुई है। द प्राइमेसी ऑफ स्टेट कॉन्टिन्यूज टू बी अनचैलेंज। जो उसकी प्राइमरी है, प्राइमरी में क्या है? तो जैसे जो असेंशियल लॉ एंड ऑर्डर बनाना, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में सोचना, इसमें आज भी स्टेट जो है वो एलिजिबल है, उसकी कैपेसिटी उतनी है जितनी पहले थी। देन सेकंड वो कहते हैं कि स्टेट कैपेसिटी हैज रिसीव्ड अ बूस्ट। यहाँ पर ये कहा गया कि वो कम हो गई एमएनसीज के आने से, लेकिन ये लोग कहते हैं कि एमएनसीज के आने से स्टेट कैपेसिटी कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ गई है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हुआ, मल्टी एमएनसीज यहाँ आई, उससे हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, वो अपने साथ टेक्नोलॉजी लेकर आई, हमें टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, हमारी जो नॉलेज थी वो वास्ट हो गई रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजी। Technology is available at the disposal of the state to collect information about its citizens. टेक्नोलॉजी की हेल्प से गवर्नमेंट जो है ये पता लगा सकती है कि उसके यहाँ किन लोगों को किस तरीके की प्रॉब्लम्स है, वो उनको कैसे फेस कर रहे हैं, और फिर उसके बेस पर उस डेटा के आधार पर वो उन अपने सिटीजन्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकता है, राइट? तो ये दोनों क्या हो गए इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट, यानी पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। जहां कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट मानते हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि नेगेटिव के साथ साथ इसके कुछ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। ये क्या है? हमारे पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। याद रखेंगे, चाहे हम इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस करें, पॉलिटिकल करें, कल्चरल करें, उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। क्लियर? क्योंकि आपके एग्जाम में हो सकता है आपका आ जाए राइट एनी टू नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉलिटिकल और नेगेटिव पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन और एनी 2 और 1 पॉजिटिव। क्लियर? तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। दैट इज वाई यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, कि आपको पॉजिटिव भी मालूम हो और नेगेटिव भी मालूम हो, और अगर कलेक्टिवली क्वेश्चन आ जाए 4 मार्क्स में तो यू मस्ट बी एबल टू राइट दैट, राइट? अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज यानी आर्थिक इसके क्या रिजल्ट्स आए, आर्थिक प्रभाव क्या रहे। सबसे पहले इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिवली कैसे इम्पैक्ट पड़ा? इट क्रिएट्स न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या है? एमएनसीज आई हैं। अब बाहर से लोग आकर, सपोज अगर हम इंडिया का ही एग्जांपल लेते हैं तो एमएनसीज ने यहाँ पर आकर जॉब क्रिएट किए हैं, इंडस्ट्रीज लगाई हैं, मॉल्स खोले हैं, तो उनके खुलने से फ़ायदा किसको हुआ है? यहाँ के लोगों को, राइट? उससे क्या इंक्रीज हुआ है? जॉब इंक्रीज हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है। देन इट रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब बट नेचुरल है कि अगर आपको जॉब मिल रही है, आपका इनकम सोर्स बढ़ रहा है, तो आपका रहने सहने का ढंग भी थोड़ा स्टैंडर्ड जो है वो भी अपग्रेड होगा। इट इंक्रीज प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड हेल्दी कॉम्पिटिशन। इससे क्या हुआ है? कॉम्पिटिशन हो गया है, आपके पास चॉइसेस हैं। अगर आप एक टूथपेस्ट का ही एग्जांपल लेते हैं, अगर एक कंपनी टूथपेस्ट बना रही है तो आज मार्केट में एक टूथपेस्ट नहीं है, कई तरह की टूथपेस्ट हैं, तो उससे क्या होगा कि आपस में कंपटीशन इंक्रीज होगा, क्योंकि हर कंपनी चाहेगी कि उसकी जो सेल है, उसकी सेल जो है वो ज़्यादा हो उसके प्रोडक्ट की। ऐसे में एक दूसरे से बेटर आने की कोशिश करेंगे, वो क्या है? दैट इज़ हेल्दी कंपटीशन। उससे क्या होगा? प्राइजेस में भी कंपटीशन होगा। नेचुरली लोग कौन सी चीज़ को लेना पसंद करेंगे? जिसके प्राइस कम होंगे लेकिन क्वालिटी अच्छी होगी। क्लियर? तो हर चीज़ में उससे क्या होगा? अब क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं तो इट मीन्स एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है। दूसरा, हेल्दी कंपटीशन किस लिए कहा गया है? क्योंकि इससे लोगों के पास, हम लोगों के पास चॉइसेस अवेलेबल हैं। क्लियर? अब तीसरा, नेक्स्ट इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या? इट इनवाइट्स ग्रेटर फ्लो अमंग वेरियस कंट्रीज।
फ्लो ऑफ कमोडिटीज, फ्लो ऑफ आइडियाज, फ्लो ऑफ कैपिटल, राइट, डिफरेंट कंट्रीज के बीच में इन सब चीज़ों का फ्लो जो है, आना जाना जो है, एक्सचेंज जो है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। लेकिन इन पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के साथ साथ हमारी इकॉनमी पर कुछ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हुए हैं। वो क्या हुए? इंक्रीज रीजनल एंड पर्सनल इनइक्वालिटी। रीजनल और पर्सनल इनइक्वालिटी, असमानताएं बढ़ी हैं। जैसे जो एरिया जहाँ पर मालूम है कि दैट इज एन इंडस्ट्रियल एरिया, एक पर्टिकुलर उसको नाम ले लिया जाता है। अब जो इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा होती है, बजाय इसके कि एक बैकवर्ड एरिया है जहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है। तो दोनों के अगर डेवलपमेंट को कंपेयर किया जाए तो गवर्नमेंट की अटेंशन किस तरफ डेवलपमेंट में रहती है? जहाँ पर इंडस्ट्रीज है। क्लियर? सेकेंड है डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब एमएनसीज हैं, मॉल बना रहे हैं या कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं, इंडस्ट्री बना रहे हैं, उसके लिए किस चीज़ को समाप्त कर रहे हैं? नेचुरल रिसोर्सेज को। ट्रीज आर गोइंग टू बी कट, फॉरेस्ट जो हैं वो समाप्त हो रहे हैं। देन इंक्रीज लेवल ऑफ पोल्यूशन। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, उससे क्या हो रहा है? पॉल्यूशन भी इंक्रीज हो रहा है। देन इट डज नॉट प्रॉमिस इक्वालिटी। इक्वालिटी नहीं है इसमें कि अपने यहाँ, अगर यहाँ से लोग अमेरिका जाते हैं तो उन्हें वीज़ा लेना पड़ता है। किस लिए अमेरिका वीज़ा देता है? ताकि वो अपने वहाँ रहने वाले लोगों को जो सिक्योर कर सके, उनको भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएँ। ऐसा नहीं कि बाहर के लोगों को तो दे रहा है और अपने लोगों को ना मिले। तो ये चीज़ क्या, इक्वालिटी जो है, ये इक्वालिटी को मेन प्रेफरेंस वो किसको देगा? अपने लोगों को, ना कि इंडिया से गए हुए लोगों को। तो ये क्या है? इससे इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रही है। इक्वालिटी एज एट प्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ द पीपल अक्रॉस द ग्लोब टू डेवलप्ड कंट्री हैव केयरफुली गाइडेड बाय देयर ओन वीजा पॉलिसीज टू इंश्योर जॉब सिक्योरिटी टू देयर ओन सिटीजन्स। राइट, हमें वीज़ा लेना पड़ता है। वीज़ा से क्या होता है? पहचान हो जाती है कि उनकी कंट्री के सिटीजन है या बाहर से आए हुए हैं। राइट, तो ये सब क्या है? दीज आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। राइट, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये हमारी किसके अंडर आएंगे? इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस के अंडर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस। हमारी कल्चर पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है? पीपल लॉस देयर ओल्ड एज वैल्यू एंड ट्रेडिशन। अब यहीं पर ये जो हमने यहाँ 3 पॉइंट्स लिखे हैं, इन्हीं में हमारे पॉजिटिव हैं, इन्हीं को ही हमने नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सप्लेन करना है। अब पहला नेगेटिव क्या है कि हमारी अपनी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज थी वो समाप्त होती जा रही, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर हम पर हावी हो गई है। पहले क्या था? एक्सरसाइज, योगा, नेचुरल जो जड़ी बूटी, उनसे इलाज होता। अब क्या है? ज़्यादातर लोग क्या है, हमारा लाइफस्टाइल क्या है? वेस्टर्न स्टाइल हो गया है। जैसे वेस्टर्न के लोग करते हैं वैसे ही हम लोग करने लग गए। जो हमारी बेसिक वैल्यूज थी वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं। तो ये किसका इम्पैक्ट है? दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। राइट, क्योंकि उधर के आइडियाज, उधर की कल्चर यहाँ आती है तो उसका इम्पैक्ट हम पर पड़ता है। सेकेंड है वर्ल्ड बिगिंस टू लुक मोर लाइक डोमिनेटेड बाय पावरफुल सोसाइटी। वर्ल्ड क्या दिखना चाहता है? डोमिनेटेड कंट्रीज की तरह। जैसे अगर हम इंडिया के एग्जांपल ले, वी आर डेवलपिंग कंट्री और यूएस क्या है? दैट इज डेवलप्ड कंट्री। तो हम लोग इंडियन पीपल किस तरीके का दिखना चाहते हैं? डेवलप्ड कंट्री की तरह। हमारी जो अपनी कल्चर उसको भूलकर हम उनकी कल्चर को उसको अडॉप्ट किए जा रहे हैं। राइट, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ये तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन इसमें क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि केवल और केवल कल्चरल नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ है ग्लोबलाइजेशन का हमारी कल्चर पर, इसके अलावा कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हुआ है। क्योंकि पॉजिटिव क्या है कि जैसे सपोज मान लीजिए जीन्स है, जीन्स जो है वेस्टर्न कल्चर की है, लेकिन उसी जीन्स को आप खादी कुर्ते के साथ भी पहनते हैं। अब खादी का कुर्ता क्या है? इंडियन कल्चर। राइट, तो खादी कुर्ता के साथ आप जीन पहने, दैट इज नॉट ए नेगेटिव इम्पैक्ट। आप बर्गर खा रहे हैं, बर्गर को मसाला डोसा के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब बर्गर जो है मसाला डोसा की जगह नहीं ले सकता, यानी उसका कोई उसकी सेल पर, उसके जो लेवल पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो इस तरीके से क्या है कि अगर पॉजिटिव है तो ज़रूरी नहीं है, नेगेटिव है तो ज़रूरी नहीं केवल नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। राइट, तो इट लीड्स टू द श्रिंक ऑफ रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ द इंटायर ग्लोब। पूरे ग्लोब की जो रिच हेरिटेज है, जो कल्चर है, उसको कहीं ना कहीं श्रिंक कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं कम कर रहे हैं। मतलब वही जो हमने अभी बात की है कि कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए कि किसी भी कल्चर की, किसी भी कंट्री के पॉजिटिव चीज़ों को अपनाना।
अगर उसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं तो उसको अपनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर उसमें कुछ बुराई है तो उनसे हमें बचना चाहिए। जैसे वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं तो वेस्टर्न कल्चर हम ये नहीं कह सकते कि पूरी सारी वेस्टर्न कल्चर बेकार है, नहीं, उसमें बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। ये जो एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है ये वेस्टर्न कल्चर से ही हमारे पास आया है, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी ही हमारे पास आई है। और किस वजह से आई है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। क्लियर? अब ये जो, लेकिन वहाँ की कल्चर और हमारे यहाँ की कल्चर दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसी तरह यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं, आपने देखा कि आजकल जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो भी इंडिया की कल्चर को अपनाते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी कल्चर समाप्त हो गई है, उनकी कल्चर भी है, लेकिन उन्होंने हमारी कल्चर से पॉजिटिव चीज़ों को ले लिया। इसी तरीके से हमें भी अगर वहाँ की कल्चर में कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं तो उनको अपनाना चाहिए, ना कि उनकी नेगेटिव बातों को। क्लियर? तो ये हम पर डिपेंड करता है कि ग्लोबलाइजेशन से हम उनकी पॉजिटिव चीज़ों को फॉलो करें या नेगेटिव। क्लियर? तो ये क्या है हमारा? दीज आर द कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस। मीन्स कि अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो नेगेटिव भी है, पॉजिटिव और नेगेटिव वो सब हम पर डिपेंड करता है कि हम किसी और की कल्चर की किन पॉइंट्स को, किन चीज़ों को ऑप्ट कर रहे हैं। राइट? ऑल दिस इज अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। थैंक यू।